अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वो जो लास्ट लेक्चर था मेरी फ़र्स्ट ईयर का, क्या वो आपको समझ आ गया था? चलिए उसे मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ। हमने ये बात की थी कि वर्ब की 4 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म इंग फॉर्म होती है। तो हमने ये बात की थी कि जनाब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कहाँ पर यूज़ होती है। ये बात हमने आपको बता दी कि जनाब डू के बाद, डज़ के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शेल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, ऑट टू चाहिए जिसका मतलब आर्ट टू के बाद, लेट के बाद, टू के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक मेड मेड के बाद, कास्ट के बाद, नीड नीडेड नीडेड के बाद और डेयर्ड के बाद, जिसका मतलब होता है जुर्रत करना। फिर हमने आपको बात बताई थी कि लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, बगैर टू वाली फॉर्म यूज़ होती है। कास्ट के साथ हमेशा टू वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हमने आपको बताया था कि हैड बेटर, आप अपना प्ले पढ़ें, लेकिन ऑस्ट्रेन द पर्ल थर्ड प्ले है आपका, और सेकंड जो है आपका है वो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। उसके अंदर 2-4 जगह पर हैड बेटर का लफ्ज़ उसने यूज़ किया है, और हैड बेटर का मतलब होता है शुड, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फिर हमने ये बात भी बताई थी कि जनाब हमारे पास जनाब है टू के बाद है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होती है और इंग फॉर्म भी यूज़ होती है। अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो इससे मुराद वो, ठीक है ना, टू इन्फिनेटिव मार्कर होगा। मार्कर का मतलब मार्क से निकला है, मार्क का निशान लगाना, ये हमें बताएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म है टू के बाद तो वो हमें बताएगी भी ये एक मसदर है, ये एक टू इन्फिनेटिव है। और अगर इसके साथ इंग फॉर्म होगी तो आप समझ लेना कि ये टू प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हुआ है, ना कि जनाब टू इन्फिनेटिव मार्कर के तौर पर यूज़ हुआ है। ये बात हमने आपको बता दी थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि मेक मेड मेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होती है और वर्ब की टू इन्फिनेटिव फॉर्म भी यूज़ होती है, यानी बेयर इन्फिनेटिव भी होता है और उसके साथ टू इन्फिनेटिव भी यूज़ होता है। अगर होगा मतलब है मेक मेड मेड एक्टिवाइज सेंटेंस के अंदर तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और वो विदाउट टू होगी। लेकिन अगर पैसिवाइज आ जाएगा तो फिर उसमें हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। एक बात हमने ये बता दी थी, इन बातों का आपको अच्छी तरह से पता चल गया। दूसरी बात जनाब जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जनाब हमने बात की थी नीड नीडेड नीडेड के बाद और डेयर के बाद भी हमने ये यूज़ किया था। डेयर के बाद जनाब है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव वाली भी आ सकती है, बगैर टू वाली फॉर्म भी आ सकती है। डेयर के बाद उस वक्त बेयर इन्फिनेटिव आएगा। जब मैं बेयर इन्फिनेटिव कहूँगा आप समझ लीजिए ये बगैर टू वाली फॉर्म है, तो ये उस वक्त आएगी जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि नीड और डेयर दोनों सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, यानी ये सेमी मॉडल वर्ब है। जिस तरह हम सेमी मॉडल वर्ब के साथ मॉडल वर्ब के साथ हम सिर्फ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, इसी तरह डेयर अगर वो मतलब है एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगा। मैं हेल्पिंग वर्ब का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगा तो इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा, और अगर ये फुल वर्ब के तौर पर यूज़ होगा तो फिर इसके साथ टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। फिर मैंने आपको नीड के बारे में बताया कि नीड के साथ अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगा तो इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा। अगर ये होगा फुल वर्ब के तौर पर फिर इसके साथ टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा। फिर मैंने आपसे बात ये भी की थी कि जनाब बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, क्योंकि ये आम तौर पर हैबिट को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे रेगुलरली हो गया, एवरीडे हो गया, डेली हो गया, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे कि जनाब उसमें ऑलवेज़ हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, जनरली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, इनफ्रीक्वेंटली हो गया, ठीक है ना, समटाइम्स हो गया, ऑफ एंड ऑन हो गया, नाउ एंड देन हो गया। ये हैबिट को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके साथ आम तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब आपका जब टेस्ट होगा, जो नेक्स्ट टेस्ट आपका ट्यूसडे को होगा, उसके अंदर आप इसमें से मैं आपको सेंटेंसेस दे दूंगा ताकि 5 ये होंगे।
और आज मैं आपको जो पढ़ाने लगा हूँ वो है हमारी पोएम 8 है। अच्छा, बाज़ ग्रुप्स ने 8 पोएम पढ़ ली है और बाज़ ने जनाब जो है ना वो नहीं पढ़ी। चले, आपकी जिन्होंने पढ़ ली है उनकी रिवीजन हो जाएगी और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये आपकी पोएम 3rd बुक की है, 8th पोएम है। तो 8th पोएम को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो 8th पोएम है वो आपकी है ओज़िमंदियाज़। ओज़िमंदियाज़ एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। इसको हम जो है ना इंग्लिश में इसे रैमसेस सेकंड कहते हैं। रैमसेस RAMSSES और आगे सेकंड, रोमन में आप सेकंड लगा देंगे। तो इसको उर्दू में अमीसस कहते हैं, एन से लिखा जाता है, अमीसस आएगा, ठीक है ना। अमीसस ये बादशाह का नाम है, ये एक बादशाह था। इसे फ़िरौन सानी भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा फ़िरौन जो था ये मिस्र का बादशाह था, ठीक है ना। तो ये लिखी है पर्सी बायशे शैले ने। जो शैले की स्पेलिंग है आपने इस पर ख़ास तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो SHELLY लगाकर चलता करते हैं। ये हालांकि SHELLEY है, पर्सी बायशे शैले। अगर आपको फुल स्पेलिंग याद नहीं रहती तो फिर आप PB शैले इसको लिखेंगे। तो ये एक सोनेट है। और फिर हमसे कोई पूछ लेता है कि जनाब सोनेट क्या होता है, आप बताएं जी। सोनेट एक पोइम होती है, एक नज़्म होती है जिसकी जनाब जो है ना 14 लाइंस होती हैं, ठीक है ना। ये 14 लाइंस होती हैं। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा जनाब हमारा 8 लाइंस पे होता है और दूसरा हिस्सा 6 लाइंस पे होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक 8 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, दूसरा 6 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। जो 8 लाइनों पर मुश्तमिल होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं, बाज़ औक़ात ऑक्टेट भी कहते हैं, OCTET, ऑक्टेट भी कहते हैं। और जनाब जो दूसरा हिस्सा है उसको जनाब क्या कहते हैं, सेस्टेट कहते हैं, सेस्टेट, ठीक ना। 6 लाइनों पर जो ऑक्टेव पहली 8 लाइनें होती हैं, फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं, वो जाहिर करती हैं किसी प्रॉब्लम को, किसी थीम को जाहिर करती हैं। और जनाब जो है वो जो थीम उसका है, जो प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व किया जाता है आखिरी 6 लाइनों में। 6 लाइन जो हैं वो है हमारे पास, उसको सेस्टेट कहते हैं। तो ये क्या काम करती है, रिजॉल्व करती है, सॉल्व करती है, हल करती है जो मसला होता है, ठीक है ना। उसमें रिजॉल्व, रेजोल्यूशन मैंने लिखा है, तो ये रेजोल्यूशन रिजॉल्व से निकला। रिजॉल्व का मतलब हल करना, सॉल्व का मतलब भी हल करना हो गया। अच्छा, ये जो था ओज़िमंदियाज़ ये मिस्र का, इजिप्ट का किंग था, ठीक है ना। इसने जब ये बरसर इक़्तिदार आया तो इसने जनाब बहुत लंबी सारी फ़ौज इसने जनाब एक बनाई और इर्द गिर्द के तमाम इलाके फ़तह कर लिए। उन दिनों दरियाए नील के अंदर पानी भरपूर था और फसलें इनकी भरपूर हुई और रेवेन्यू जो आमदनी थी उस कंट्री की वो बहुत ज़्यादा हुई। लोग बड़े खुशहाल हो गए। जब ये उसने ये बात देखी तो फिर इसने जनाब क्या किया, अपना एक स्टैचू बनवाया। स्टैचू बनवाकर एक मुजस्समा बनवाया और उसे अपने जो कैपिटल था इसका, दारुल खिलाफा, उसके जनाब एक चौक में, चौराहे में उसे खड़ा कर दिया, ठीक है ना। और नीचे लिखवा दिया, माई नेम इज़ ओज़िमंदियाज़, मेरा नाम अमीसस है, मैं किंग ऑफ किंग्स, ए जनाब बादशाहों के बादशाह हो, लुक ऑन माई वर्क्स, तुम मेरे कारनामों की तरफ देखोगे, शी माइटी, ए ताकतवर बादशाह हो, ठीक है ना, एंड स्पेयर, और तुम्हें जनाब इसकी मायूसी होगी, ठीक है। जब ये बातें उसने लिखवा दी, वक्त गुजरता रहा, ठीक है ना। वक्त का पंछी परवाज़ करता रहा। एक ज़माना ऐसा आया कि बादशाह ना रहा। फिर उसके बाद जनाब ऐसे ज़माने के थपेड़े लगे कि जनाब इसका खूबसूरत जो दारुल खिलाफा था वो भी रेगिस्तान में डल गया, लेकिन इसका स्टैचू खड़ा रहा। और फिर जब ये स्टैचू खड़ा रहा, वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि ये बोसीदा और पुराना हो गया और इसके फिर मैंने जो हेड बॉडी थी, इसका टारसो था, इसका जो अपर पार्ट था वो जनाब गिरकर ज़मीबोस हो गया और रेत के अंदर जनाब वो दब गया, ठीक है ना। बाद में जनाब ऐसा हुआ कि 2 टांगें खड़ी थी उसकी, तो ठीक है ना, ये इसका बाकी सर जो था वो धंसा हुआ था रेत के अंदर, सैंड के अंदर धंसा हुआ था। तो जब ना एक वहाँ से एक टूरिस्ट का, एक ट्रैवलर का वहाँ से गुज़र हुआ, उसने ये सारा मंज़र देखा और देखने के बाद जनाब उसने ये बात पर्सी बायशे शैलो को बताई। शैले एक रोमांटिक पोइट है और ये बादशाहों के ख़िलाफ़ था, आमरों के ख़िलाफ़ था और डिक्टेटर्स के बिल्कुल ये ख़िलाफ़ था। उसने ये बात लिखी है कि जनाब जितने भी बंदा फन्ने काम हो, जितना भी बड़ा हो, बादशाह हो, लेकिन आखिरकार मौत उसे अपने शिकंजे में दबोच लेती है और फिर दुनिया में उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता।
तो ये बात इसने इसमें लिखी है। हम इसको अब डिस्कस करते हैं। इसमें से आपका जो टेस्ट आएगा, इसमें जो आपके 1 मार्क नंबर देते हैं वो जनाब किसका, अगर आप पोइट का नेम लिख देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए इसको आपको याद रखना। मेरे जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन ये पोइम्स सारी ज़ुबानी याद होती हैं, और ज़ुबानी याद करने का फ़ायदा ये होता है कि बंदे को एक तो पोइम याद रह जाती है, भी ये कौन सी पोइम है, दूसरा उसके पोइट का नाम याद रह जाता है, फिर उसमें बंदे को रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट जो होता है उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसको याद करने में कोई हर्ज नहीं। हमारे सिलेबस में 10-12 जो है वो पोइम्स हैं, अगर आप इनको याद कर ले वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं याद भी फिर भी आप इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, रिपीट करते रहिए, ताकि आपके जहनों पर ये प्रिंट हो जाए। तो जनाब इसमें जनाब वो बताया ये क्योंकि उसके ख़िलाफ़ था, और ये बताना यही चाहता है कि न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। तो ये बात वो जनाब इस पोइम में हमें बताना चाहता है। वैसे भी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ठीक है ना, कुल्लु मन लया फ़ान, दुनिया और इसकी तमाम चीज़ें जनाब वो फ़ना होने वाली हैं। बदलते ज़माने के एतबार देखे, बहुत कार आमद भी बेकार देखे, मांगे से फिर ना मिली भीख उनको, लगे जिनकी दौलत के अंबार देखे। ऐसा शुरू करते हैं। हाँ, देखते जाइएगा, अपनी बुक्स साथ रख लीजिएगा और देखते जाइएगा, इधर वाइट बोर्ड की तरफ भी देखते जाइएगा ताकि बात समझ आए। कंसंट्रेशन इसके लिए ज़रूरी है। आई मेट अ ट्रैवलर, ये परसी बारिश शैले जो है वो हमें ये बात बता रहा है। आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक टूरिस्ट से मिला, एक पैसेंजर से मिला, एक ट्रैवलर से मिला। फ्रॉम एन एंटीक लैंड, जो मिस्र की कदीम सरजमीन से आ रहा था। एंटीक का मतलब होता है ओल्ड, एंशियंट कदीम पुरानी, एंटीक सरजमीन से आ रहा था। ओल्ड और एशियंट थे, और जो मिस्र की सरजमीन है वो बहुत ज़्यादा, उसकी तहजीब, उसकी सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। यही बात आई में अच्छा, फ्राम एन एंटीक लैंड, हिस्टोरिक, ओल्ड, ये मैंने मीनिंग्स इसके ऊपर लिख दिए हैं ताकि फिर आपको आसानी रहेगी। फ्राम लैंड, लैंड मीन सरजमीन, सरजमीन मिस्र जनाब इससे मुराद है। हु सेड, और उस ट्रैवलर ने आकर बताया, क्या बताया, टू वास्ट दो वसी एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। वास्ट से मुराद वैसे डिस्टेंट भी हो सकता है, भाई एक टांग दूसरी से बहुत दूर थी। एक ये भी हो सकता है कि ह्यूज, इनॉर्मस, जाइगेंटिक, ये लिखा हुआ है आप देखिएगा, इनॉर्मस, ह्यूज, जाइगेंटिक, ग्रेट, है ना। एंड ट्रंकलेस, ट्रंकलेस का मतलब जिसका है ना धड़ ही ना हो, उसमें उसे टार्सो भी, विदाउट टार्सो, विदाउट मेन बॉडी, ये आप कह सकते हैं। ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई जनाब उसकी टांगें थी। तो अब ये लिखेंगे, अच्छा द सैंड, अच्छा ना, उसके बाद सैंड इन द डेजर्ट, स्टैंड, और ये खड़ी हुई हैं, ठीक है ना जनाब, इन द डेजर्ट, सहरा के अंदर। सहरा क्या होता है, वेस्ट लैंड, बैरन एरिया, विदाउट ट्री, ट्रीलेस, ठीक है ना, वीराना ही वीराना। नियर देम ऑन द सैंड, और उन टांगों के करीब रेत पर, ठीक है ना जनाब, हाफ संक हाफ बैरीड, ठीक है ना, और नीम दफन, ए शैटर्ड, एक बिखरा बिखरा, रेसा रेसा, एक वॉर्न, एक ब्रोकन, और एक फ्रेगमेंटेड, टुकड़े टुकड़े जनाब, विजिज, इसका जो चेहरा पड़ा हुआ था। विजिज का मतलब चेहरा, फेस का मतलब चेहरा, ह्यूमन फेस का मतलब चेहरा, और कॉन्टिनेंस का मतलब चेहरा। बाज़ुकात फैकेड इंसानों के लिए तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी फैकेड भी, कॉन्टिनेंस भी, फेस भी, ये मेरे बच्चों को याद रहना चाहिए। लाइज वहाँ पड़ा हुआ है, रिक्लाइंस वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हुज फ्राउन, और जिसकी तेवरी, उसने तेवरी चढ़ा रखी थी, क्योंकि उसका जो स्कल्प्टर था, जो उसका मुसव्विर था, जो संतराश था उसका, उसने बादशाह की एक एक अदा को, ठीक है ना, उस पत्थर के ऊपर इस तरह से कुरेदा, इस तरह उसका नक्श बनाया कि शायद वो जज्बात बादशाह अपने लिए खुद भी नहीं जानता था, जितना कि उस स्कल्प्टर ने, उस कार्वर ने, इंस्क्राइबर ने, मुजस्मा साज ने वो खींचे थे। क्या लिखता है, हाफ संक, आधा उसका जनाब जो चेहरा था वो बाहर पड़ा हुआ था, आधा हाफ बैरीड, हाथ दफन था, ठीक है ना। एंड शैटर्ड, बिखरा हुआ, ब्रोकन, टूटा हुआ, रेजा रेजा, वॉर, ठीक है ना। विज, विजेज लाइज पड़ा हुआ है, हुज फ्राउन, और जिसकी तेवरी, तेवरी, फ्राउन का मतलब रिंकल्ड, माथे के ऊपर बला जाना, सलवट पड़ जाना, दैट्स कॉल्ड फ्राउन, स्काउल, दैट्स स्काउल, एंड रिंकल्ड लिप, और उसका क्रीज्ड,
देखें ना, जब हम क्या करते हैं, जब हम गुस्से में दांत पीसते हैं तो फिर हम ऊपर वाले दांत जो हैं वो नीचे वाले जो होंठ हमारा लिप है उसके ऊपर गड़ जाते हैं और उससे एक सलवट बन जाती है, क्रीज बन जाती है, रिंकल बन जाती है। तो इससे मुराद क्या था कि बादशाह की फ्यूरी को, उसका रात, उसका एंगर, उसका गुस्सा, उसको जाहिर कर रहा था। एंड रिंकल लिप एंड सनियर, तंज, गुस्सा, टांट, मॉक, है ना, एंग्री, एंगर, गुस्सा, फ्यूरी। अच्छा ना, उसके बाद ऑफ कोल्ड कमांड, कोल्ड माने यहाँ ठंडा नहीं, ना खुशगवार ठंडा नहीं है, कोल्ड माने जालिम है, क्रूअल, जालिम, कैलस, मर्सीलेस, रिलेंटलेस, ठीक है ना। कमांड, कमांड माने हुक्म, ऑर्डर का मतलब हुक्म, एंड डायरेक्टिव का मतलब भी हुक्म होता है। टेल, ये सारी चीज़ें बताती हैं दैट इट स्कल्प्टर, इसका जो संतराज था, इस मूर्ति को बनाने वाला, उसके मुजस्समे को बनाने वाला, ठीक है ना, स्कल्प्टर, इनग्रेवर भी कहते हैं, कार्वर भी कहते हैं, इंस्क्राइबर भी कहते हैं वो। वेल दोज पैशंस रेड, वेल दोज पैशंस रेड, अगर आप इसको यूं पढ़ लें, देखिए मैंने ये बताएं, वेल रेड, अच्छी तरह से जानता था, इसको आप मिला लें, इसको थोड़ा छोड़ दें, दोज पैशंस को छोड़ के आप वेल रेड देखें। वेल रेड से मुराद वेल न्यू, अच्छी तरह से जानता था, दोज पैशंस, उन जज्बात को, कौन से पैशंस, कौन से फीलिंग्स, वो फीलिंग्स, कौन से फीलिंग, गुस्सा, नफरत, हकारत, प्राइड, ये सारे इन पैशंस में आ जाते हैं। अच्छा, द हैंड, अच्छा उसके बाद विच येट सर्वाइव, जो अभी तक बचे हुए हैं, येट माने इवन नाउ, और सब बीता, बादशाह न रहा, उसकी सल्तनत जाती रही, ठीक है ना, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी, अच्छा विच येट सर्वाइव, अभी तक बाकी हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, विजिबल हैं, उनको देखा जा सकता है। स्टैम्प्ड और प्रिंटेड, ऐसा लगता है कि ऊपर छपे हुए उनके चेहरे पर, ऑन दोज लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स मैंने पत्थर के टुकड़े, पीसेज ऑफ स्टोन, पीसेज ऑफ, अच्छा रॉक्स, पत्थर के जनाब जो हैं टुकड़ों पर आज भी वो मौजूद हैं। द हैंड, और वो हाथ, कौन सा हाथ, वो संतराश का हाथ जिसने इसको तराशा था। दैट मॉक्ड, जिसने इनकी नकल उतारी थी। इमिटेटेड, फोटो कॉपीड, कॉपी, नकल उतारी थी। अच्छा, देम, किसकी, इनकी, देम से मुराद उनका वही फ्यूरी, उनका गुस्सा, नफरत, जुल्म, हकारत, फ़क्र। एंड द हर्ट, और वो जनाब बादशाह का दिल है, दैट फेड, जो भरा हुआ था, किस चीज़ से भरा हुआ था, उससे जनाब गुस्से से, नाज से, फ़ख्र से, तकब्बुर से, इन तमाम चीज़ों से वो भरा हुआ था। वो दोनों ना रहे, ना वो संतराश का हाथ रहा, ठीक है ना, वो, लेकिन फिर भी संतराश ने जो कुछ उसका गुस्सा है ना, कमांड, उसका जनाब फ्यूरी, उसका है ना प्राइड, सब कुछ जो था वो सारे का सारा, ठीक है ना, अभी तक ये बचे हुए हैं। और वो किस पर बचे हुए हैं, ऑन द पीसेज ऑफ स्टोन, पत्थर के उस पर बचे हुए हैं। एंड ऑन द एंड द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हर्ट दैट फेड, द हर्ट ऑफ द किंग दैट वाज फुल ऑफ दीज पैशंस। एंड ऑन द पेडिस्टल, ऑन द बेस, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द स्टैंड, उस थड़े के ऊपर जिसके ऊपर वो रखा गया था, स्टैंड पे रखा गया था। दीज वर्ड्स अपीयर, दीज वर्ड्स वर विजिबल, ये नुमायां थे, नजर आ रहे थे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ था, माई नेम इज़ ओज़ीमंदियाज, ठीक है ना, मेरा नाम अमीसस है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज रिटन ऑन द बेसमेंट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के बेसमेंट पर क्या लिखा हुआ था। माई नेम इज़ ओज़ीमंदियाज, मेरा नाम अमीसस है, किंग ऑफ किंग्स, ठीक ना, और बादशाहों के बादशाहों। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे इन कारनामों की तरफ देखो, अचीवमेंट्स की तरफ देखो, मैंने कैसे तरह तरह जनाब इम्प्रूवमेंट्स कर दी, डेवलपमेंट की है, रेनोवेशन किया है, सारी जनाब ये देखें। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कारनामों की तरफ देखोगे। जी माइटी, जी नफ़रत का कलमा है, वैसे आम तौर पर ये प्लूरल है दाऊ का। दाऊ ओल्ड इंग्लिश है, दाऊ माने तू, यू माने तुम, दाऊ का मतलब तू, और जी का मतलब तुम ज़्यादा, तो उसलिए जी माइटी, ए पोटेंट, ए पावरफुल, ताकतवर, स्ट्रांग, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, ए तमाम बादशाहों, ठीक है ना। जब तुम मेरे कारनामों की तरफ देखोगे, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, एंड डिस्पेयर, और डिस्करेज्ड हो गए, डिजेक्टेड हो गए, मायूस हो गए। क्यों मायूस हो गए,
क्योंकि तुम्हारे जैसे मेरे जैसे कारनामे सर अंजाम देना तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा माइटी, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, मैं सबसे ज़्यादा पोटेंट जो हूँ वो बादशाह। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, और आज वो बादशाह, कौन सा बादशाह? वो बादशाह जिनके आगे पीछे नकारे, बाअदब, बामुलहजा, होशियार बादशाह की सवारी आ रही है। अम्बोह लोगों के गिरोह, ग्रुप्स, वो सारे के सारे आगे पीछे हुआ करते थे। बादशाह के लिए नारे तहसीन, खुशी के नारे लगाते, उसकी अजमत बयान करते, बढ़ाई बयान करते। आज उसकी औकात यही है कि जनाब नथिंग बिसाइड, अब उसके उस मुजस्मे के इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, ठीक ना। और वो तनहा पड़ा हुआ है, उसका स्टैचू भी ब्रोकन है, उसका टार्सो भी नहीं है, सिर्फ उसकी टांगें खड़ी हैं। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, और कुछ भी इसके अंदर बाकी नहीं है। राउंड द डेके डिकम्पोज्ड, वो तबाहशुदा जो मुजस्मा था उसके इर्द गिर्द कुछ भी बाकी नहीं है। ऑफ दैट कोलोसल रेक, कोलोसल का मतलब ह्यूज, कोलोसल का वर्ड निकला है कोलोसिस से। कोलोसिस एक मुजस्मा है जिसकी एक टांग एक किनारे पर, दूसरी दूसरे किनारे पर, बहुत बड़ा। यहाँ इससे मुराद कोलोसल बहुत ऊंचा, ह्यूज, जाइगेंटिक, इनॉर्मस, ग्रेट, बिग, लार्ज, आप जो भी सिनोनिम्स लगाएंगे। रेक, और ये तबाहशुदा, रूइन, तबाहशुदा। जनाब बाउंडलेस एंड बेयर, और लिमिटलेस, इसके चारों तरफ जनाब जो शादियाने बजा करते थे, आज कुछ भी नहीं है, न इसका दारुल खिलाफा है, न इसके इर्द गिर्द लोग हैं, और तन्हा रेत के रेगिस्तान के लंबे लंबे मैदान हैं। बाउंडलेस, लिमिटलेस एंड बेयर, और बैरन जगह है, डेसोलेट है, विदाउट वेजिटेशन है, विदाउट ट्रीज, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वीराना ही वीराना है। द लोन, और फिर तन्हाई है, फिर लोन का वर्ड फिर यही बात बताता है कि वो बादशाह जो सब ग्रुप्स में रहा करता था, जो टोलियों में रहा करता था, जो बड़े जुलूस और प्रोसेशंस में रहा करता था, आगे पीछे नकारे हुआ करते थे, नौकर, मुलाजिम, बॉडीगार्ड, सारा सब कुछ हुआ करता था। अब लोनली है, और उसके इर्द गिर्द का इलाका अनइनहेबिटेड है। एंड लेवल सैंड, और स्मूथ, फ्लैट, इवन, हमवार रेत के मैदान। सैंड, उसने सैंड्स लिखा है, इससे मुराद उसके मैदान हैं, प्लेन्स ऑफ सैंड, ठीक ना। स्ट्रेच, फैले हुए हैं, स्प्रेड, फैले हुए हैं, एक्सटेंड, फैले हुए हैं, फॉर अवे, दूर दूर तक फैले हुए हैं। अच्छा, ये आपकी पोइम हो गई। इसमें कोई बात हो तो फिर आप तशरीफ़ लाइएगा कॉलेज के अंदर, और फिर जनाब जो है ना हमें बताइएगा जो मुश्किल हो। अब इसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो आपके जो इस दफ़ा जो पेपर आपका बनेगा जो ट्यूसडे को होगा, उसमें आपका एक तो 5 मार्क्स का वो होगा, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का होगा। दूसरा इसके अंदर 5 मार्क्स का रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट होगा। आपके 10 मार्क्स हो गए, और उसमें जनाब 10 मार्क्स के आपके इसमें सिनोनिम्स होंगे, और 5 मार्क्स के आपके होंगे इसमें मल्टीपल चॉइस होगा, और उसमें से 5 क्वेश्चंस भी होंगे। मैं आपसे पूछूंगा अभी बट वाज रिटन ऑन द स्टैचू, उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जनाब हु टोल्ड द स्टोरी, ठीक है ना। ये सारी बातें, ये क्या क्या ज़ाहिर करते हैं, ये सब बातें इंशाअल्लाह ताला फिर इनमें से इसके बारे में क्वेश्चंस होगा, आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। और लास्ट 5 ईयर पेपर जो है उसमें से भी ज़रा आप देख लीजिएगा कि इनमें से क्या क्या सवाल बना गया है। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको सब की अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।